हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। अब इसमें इनिशियली होता है स्टडी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो छोटा छोटा सा है, तो वो मैं तुम्हें ऐसे जनरल किसी बातों बातों में ही करा दूंगी। अभी जो हम मेन टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, जो हमारे एग्जाम में हमें लिखने में आएगा या क्वेश्चंस आते हैं, तो वो करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं अर्लियर मॉडल ऑफ एटम्स। तो अर्लियर मॉडल्स जो थे वो हमारे जैसे रदरफोर्ड मॉडल था या फिर हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था। तो ये हमारे मॉडल्स हैं जो कि, और इसके बाद कुछ ऐसे फिनोमिनन आए जिनकी वजह से बोहर्स मॉडल ऑफ एटम डिस्कवर हुआ, यानी कि वो प्रपोज किया गया। तो अब हम लोग पहले करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद हम करेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। तो वो सारा, ये सारी चीजों ने लीड किया था बोहर्स मॉडल को। तो वो हम एक एक करके करते हैं। तो ये जो हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम है, इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1898। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी जो एटम होता है ना, दैट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एम्बेडेड हैं जितने कि वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। ये इसका मेन क्रक्स था, मेन पॉइंट था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम का। और इसको हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे पुडिंग के अंदर हम रेजिन्स लगा देते हैं, तो पुडिंग का जो पूरा मटेरियल है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो रेजिन्स है हमारे वो इलेक्ट्रॉन हो गए। या फिर हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं। वाटरमेलन इसलिए कि जो रेड रेड पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया और जो हमारे काले काले बीज हैं वाटरमेलन के, they are our electrons and they are just equal to neutralize the positive charge। अब हम इसकी लिमिटेशन करेंगे। लिमिटेशन ऑफ थॉमसन्स मॉडल, जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम था, ये जो रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये इसकी लिमिटेशन थी, इसलिए ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने किया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और ये हमारा मॉडल जो है आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वगैरह कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम 1911 में रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जो आए उनको उसने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बोला। अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में उसने क्या किया, उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे रेडियम लिया, उसको ब्लॉक, लेड के ब्लॉक में रख दिया और उसका जो बीम था कंसंट्रेटेड, एक स्लिट में से उस बीम को, अल्फा रेज का बीम को पास किया और फिर उसको बम्बार्ड कराया थिन फॉइल ऑफ गोल्ड या फिर प्लैटिनम, यानी कि जो स्टेबल मेटल्स होते हैं उनकी थिन फॉइल्स पे अलग अलग मेटल्स की उसने बम्बार्ड कराया। और उस थिन फॉइल के चारों तरफ उसने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी, ताकि अगर अल्फा रेज वहां जाके स्ट्राइक करेंगी तो दे विल प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या देखा कि जो अल्फा रेज जो उसने थी, फास्ट मूविंग अल्फा रेज जब कराई थी बम्बार्ड, तो मोस्ट ऑफ द रेज जो थी वो ऐसे सीधा सीधा ही निकल गई। वो थिन फॉइल ऑफ गोल्ड को उन्होंने सीधा सीधा क्रॉस कर दिया। दूसरी बात, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो ये हमारी लेस देन 90 डिग्री थी। एंड वेरी फ्यू, यानी कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, दे वर डिफ्लेक्टेड बाय एंगल मोर देन 90 डिग्री। अब ये तीनों ऑब्जर्वेशंस उसने ली कि नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल और थिन प्लैटिनम फॉयल without any deviation. Few alpha particles, they showed deviation less than 90 degree and very few alpha particles, they showed deflection greater than 90 degree. अब इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उसने कहा कि भाई क्योंकि बहुत सारी अल्फा पार्टिकल सीधी सीधी जा रही हैं विदाउट एनी डेविएशन, इट मीन्स कि हमारे एटम में बहुत सारा खाली स्पेस है। सो देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ, देयर इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। दूसरा, उसने कहा कि क्योंकि 90 से कम के डेविएशन शो कर रहे हैं और अल्फा रेज हमें पता है ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, अल्फा को हम ऐसे भी लिख देते हैं
अल्फा रेज मीन्स ये हीलियम पार्टिकल्स एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब हमारे एटम्स के अंदर कोई एक पॉजिटिव बॉडी थी जिसके पास से जब ये हमारी अल्फा रेज क्रॉस करी तो उन पॉजिटिव रेज ने, उस पॉजिटिव बॉडी ने उन अल्फा रेज को क्या कर दिया, धक्का लगाया, रिपल्शन करा एंड दे वर डेविएटेड बट बाय लेस देन 90 डिग्री एंगल। अब अल्फा पार्टिकल्स भी हैवी पार्टिकल्स हैं एंड इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी हैवी पार्टिकल है, तभी वो उसको रिपेल कर पाया था। और क्योंकि वेरी फ्यू यानी कि 20,000 में से अगर एक अल्फा पार्टिकल यानी कि वो उस पॉजिटिव बॉडी के साथ जाके स्ट्राइक करी तो हैवी पार्टिकल वो भी और हैवी बॉडी वो भी है, तो उसने उसको इतना जोर से धक्का दिया कि वो बैक हो गई और वो डेविएशन किया ग्रेटर देन 90 डिग्री से। अब रदरफोर्ड जो था, इसने जो अपना मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा एटम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट, इट इज वेरी स्मॉल एंड इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ द एटम इज present in this and this mass of atom is due to the neutrons and protons। अब है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। ये था हमारा रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अब हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर इसका करते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटे? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है and it is represented by capital Z. So this is equal to the number of protons। और number of protons किसी भी न्यूट्रल एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो जनरली न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक होता है हमारे पास बेटे मास नंबर, जिसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस number of neutrons present in an atom। ये हमारा मास नंबर है। आप कोई एलिमेंट को हम x से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका हम लोग z नीचे लिखते हैं और मास नंबर ऊपर लिखते हैं। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। और आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया इन्हीं पे, तो वो आप लोग उसमें देख लेना। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इट वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अब ये क्या कहती है, इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 कि जो कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे ये लाइट है या बल्ब है या सन है, तो कोई भी चीज है उसमें से हमेशा एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और उसको हम लोग कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। सो एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एंड इट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। दूसरी बात ये है बेटा कि जो ये रेडिएशंस होती हैं इनके पास एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इनके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स both are perpendicular to each other and these both are also perpendicular to the direction of propagation of wave। wave जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है उसके भी ये परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये एक वेव की तरह प्रोपेगेट भी कर रही है रेडिएशंस, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। अब जैसे सन से लाइट जो है अर्थ के पास स्पेस को क्रॉस करके आती है, स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं होता ना, तो वो मीडियम उसको चाहिए ही नहीं। सो वो भी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारी इस थ्योरी का है कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। They do not require any material medium for their propagation।
अब आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेक्ट्रम, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमारी एक ऐप भी है, हमारी वेबसाइट भी है, अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है तो वहां से आप उसमें से भी आप टेस्ट और ये इसके नोट्स वगैरह देख सकते हैं।